हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्राथमिक चिकित्सा बारे में, फर्स्ट एड के बारे में बात करेंगे। और चलिए, ये लेसन 4 है। जैसा कि मैं यहाँ पे मॉड्यूल 1 करा रहा हूँ आप लोगों को, चाहे आपका फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, डीजल मैकेनिक हो, ट्रैक्टर मैकेनिक हो, सेफ्टी चैप्टर सभी के लिए कॉमन होता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 1, 2, 3, 4 क्लासें करा चुके हैं। पहले में हमने आपको सिलेबस बताया और ये 5वीं क्लास है आप लोग का फर्स्ट एड। पहले में मैंने सिलेबस बता रखा है ऑलरेडी, सिलेबस। दूसरे में आईटीआई का परिचय दिया हुआ है, क्यों आईटीआई जरूरत पड़ी। फिर उसका जनरल प्रिकॉशन और सेफ्टी इंडस्ट्री और शॉप फ्लोर में क्यों जरूरत पड़ती है। चौथे क्लास में हमने पीपीई के बारे में बात किया है। 5वीं क्लास है हमारे फर्स्ट एड, जिसे हम लोग प्राथमिक चिकित्सा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इस वाले चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानेंगे, वो चीजें डिटेल से आपको समझना है। हम सबसे पहले बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है उसको डिटेल से जानेंगे। गोल्डन आवर, ठीक है, इसे किसे कहते हैं, एग्जाम में ये बार बार पूछता है, उसको हम लोग सही तरीके से जानेंगे। बाकी प्राथमिक उपचारकर्ता के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, यानी कि जो प्राथमिक चिकित्सा का उपचार कर रहा होता है उसे कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए। एबीसी, फर्स्ट एड में एबीसी क्या है, एयरवे, ब्रेथिंग, सर्कुलेशन, इसके बारे में भी डिटेल से हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। साथ में जो जो गाइडलाइन यहाँ पे उपचारकर्ता को करना चाहिए वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए हैं, कि अगर इमरजेंसी में कौन कौन से नंबर आपको डायल करने हैं, अगर प्रतिक्रिया निर्धारित नहीं करता है पीड़ित तो क्या करेंगे। ठीक है, तो सारी इसमें हमने डिस्कस किया हुआ है पूरी डिटेल से। ठीक है, तो एक एक चीजें हम लोग देखेंगे और समझेंगे ना, तो आप लोग क्लास को अंत तक बने रहेगा, सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है। ठीक है, आइए इसको गौर से यहाँ पे समझते हैं। बुनियादी, एक मिनट। तो देखिए, बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर घायल है या किसी तरह की बीमारी से वो पीड़ित है, तो ये समझने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी, यानी कि बेसिक फर्स्ट एड जिसे बोलते हैं। ये जानकारी होनी चाहिए कि वो कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है तो किस वजह से बेहोश हुआ है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बिजली का झटका लग गया है, या वो ओवर डोज ले चुका है, यानी कि ड्रग्स ले चुका है, शराब पी रखा है, या उसको कहीं चोट आया है उसके वजह से बेहोश है, तो उसी को किस वजह से वो बीमार है उसी को जानकारी लेना ही क्या कहलाता है, बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम डिफिनीशन के द्वारा आप लोगों के सामने देखें तो बेसिक प्राथमिक चिकित्सा किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरतों को समझने और उन्हें पहचान करने की प्रारंभिक प्रक्रिया को बताता है। ठीक है, जो घुटन, दिल का दौरा की वजह से बीमार पड़ा हो, एलर्जी की प्रतिक्रिया कोई कर दिया है जैसे धूल गर्दा वगैरह, उसके वजह से उसे प्राथमिक चिकित्सा देना है, या दवाई या अन्य चिकित्सा आपात स्थिति के कारण घायल हो गए हैं, या शारीरिक कोई भी संकट में है। बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा किसी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति और उपचार के सही तरीकों को शीघ्रता से निर्धारित करने की अनुमति देती है। यानी कि प्राथमिक जो है चिकित्सा, बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा, इससे आपको पता चल जाता है कि घुटन है, दिल का दौरा हुआ है या एलर्जी हुई है, किस प्रकार की उसको आपको ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, तो ये कहलाता है बेसिक फर्स्ट एड। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। अगला, ये गोल्डन आवर्स किसे कहते हैं। तो गोल्डन आवर्स का मतलब होता है जब व्यक्ति पीड़ित घायल हो जाता है, तो उसके बाद, घायल होने के बाद यानी एक्सीडेंट होने के बाद, जब से वो एक्सीडेंट हुआ उसके 30 मिनट के अंदर, यानी कि अब से अगर एक्सीडेंट हो गया है किसी व्यक्ति को, तो अभी से 30 मिनट के अंदर जो समय रहता है वही क्या कहलाता है, गोल्डन आवर्स कहलाता है। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है गोल्डन आवर्स। तो फर्स्ट 30 मिनट जो रहता है घायल होने के बाद, फर्स्ट 30 मिनट, इसे क्या कहते हैं, गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। इसमें व्यक्ति बहुत ही नाजुक अवस्था से गुजर रहा होता है, उस समय उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो
इसी के बीच में सबसे ज्यादा मौत होती है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो फर्स्ट 30 मिनट के अंदर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होती है। इसी को गोल्डन आवर्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें पीड़ित बहुत ही नाजुक अवस्था से गुजरता है और इसी के दौरान 30 मिनट के दौरान उसे प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत होती है और अस्पताल में डॉक्टर के पास पहुंचाने की जरूरत होती है। ठीक है, देखिए भारत के पास अस्पतालों में चिकित्सा समस्या के इलाज के लिए सर्वोत्तम तकनीकी उपलब्ध है। सिर की चोट, आघात, दिल का दौरा, स्ट्रोक आदि, लेकिन रोगी अक्सर खराब से खराब स्थिति हो जाती है। ऐसा बोला जाता है, देखिए ऐसा है कि हमारे भारत में जो भी अस्पताल है ना उसमें अच्छे से अच्छे इलाज संभव है, लेकिन वक्त पे जो मरीज है पहुंच नहीं पाता है, उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है, या वो जो टेक्नोलॉजी यूज होता है अस्पतालों में वो जो पीड़ित है उसको संभवतः समय से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, मौत हो जाती है। इसलिए प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत पड़ती है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, ये देख लीजिए इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। अब देखिए कुछ चीजें, मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट किया वर्क प्लेस पे या इंडस्ट्री में या वर्कशॉप में, तो वो तो अपना खुद इलाज करेगा नहीं, जो उसके आसपास के साथी क्रमिक होंगे उन्हें फर्स्ट एड के बारे में पता है तो उसे क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार दे देंगे। तो सबसे पहले ऐसी स्थिति में उनको क्या करना है, स्थिति का मूल्यांकन करना है। ठीक है, यानी कि किस स्थिति की वजह से उसे जोखिम में पड़ा है या खतरों में पड़ा है। जैसे आप जान सकते हैं आग की वजह से या जहरीले धुएं की वजह से या गैस की वजह से या एक स्थिर इमारत गिर गया है उसके वजह से या बिजली के तारों के झटका लगने की वजह से उसे एक्सीडेंट हो गया है या अन्य खतरनाक परिदृश्य जैसे दुर्घटना का सामना करते समय प्राथमिक उपचार को बहुत सावधानी उपचारकर्ता को बहुत सावधानी से रहना चाहिए। जो प्राथमिक उपचार करता है, जो प्रेजेंट में व्यक्ति उपस्थित होता है मरीज के साथ और वो उसे प्राथमिक चिकित्सा दे रहा होता है, उसे सावधानी से इसलिए रहना चाहिए क्योंकि अगर वो मान लीजिए जला है और जल्दीबाजी में वो उसे हिला रहा है या मूव कर रहा है तो वो और दर्द देगा। पैर की हड्डी टूटा है, हाथ की हड्डी टूट गया है एक्सीडेंट में, वो पकड़ के उसे खींच रहा है तो और दर्द बढ़ेगा ना। तो इसलिए जो प्राथमिक उपचार करता है उसे सावधानी से रहनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जल्दीबाजी न करें जो घातक साबित हो सकता है। पता है कि पैर में फ्रैक्चर आ गया, आप पैर पकड़कर उसे बाहर निकाल रहे हो तो नुकसान पहुंचा सकता है ओवरऑल। तो ओवरऑल ये क्या करना है, पहली स्थिति उपचारकर्ता जो है उसे स्थिति का मूल्यांकन करना है कि किस वजह से एक्सीडेंट हुआ है। दूसरा यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर फर्स्ट एडर, यानी जो फर्स्ट एडर है यानी कि जो उपचार करता है, ये सारी हम डिस्कस करेंगे ना, सभी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है जो उसे फर्स्ट एड देता है। जो व्यक्ति उपचार करता होता है उसके लिए दिशा निर्देश दी जाती है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट एड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एबीसी, जो बार बार एग्जाम में पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ए बी सी। ए का मतलब एयरवे, बी का मतलब ब्रेथिंग वे और सी का मतलब सर्कुलेशन। यहाँ पे मैंने दिया एयरवे, ब्रेथिंग वे, सर्कुलेशन। ये क्या होता है, ये प्राथमिक उपचार का 3 बहुत ही महत्वपूर्ण एबीसी का पैटर्न याद रखना चाहिए। अब मरीज जब भी पीड़ित को क्या करना चाहिए, एयरवे यानी कि जब मरीज वहां पे पड़ा है, बेहोश पड़ा है या औचित्य अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, तो हमें 3 चीजों को ध्यान रखना है। उसका एयरवे यानी कि व्यक्ति के पास अबाधित वायु मार्ग है कि नहीं। अबाधित वायु मार्ग का मतलब है डज द पर्सन हैव ए अनऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे, यानी कि उसके पास जो हवा है खुली रूप से आ रहा है कि नहीं। जब एक्सीडेंट हो जाती है तो आमतौर पे सभी लोग क्या कर लेते हैं, भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं ना। तो क्या होता है कि जो उसके आसपास का ऑक्सीजन का लेवल है वो घट जाता है, उसे सांसें लेने में दिक्कत और होगी, भीड़ इकट्ठा होगा। तो इसलिए जब भी कोई दुर्घटना होती है तो उसके आसपास से भीड़ हटाना चाहिए कि उसे शुद्ध हवा मिल पाए। उसी को हम लोग बोलते हैं एयरवे। ब्रेथिंग वे क्या कहलाता है, ब्रेथिंग, क्या व्यक्ति सांस ले रहा है कि नहीं। ब्रेथिंग वे में, ब्रेथिंग मतलब होता है सांस लेना। तो ब्रेथिंग वे में ये देखा जाता है कि व्यक्ति सांस ले रहा है कि नहीं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके नाक के पास हाथ लगाकर देख सकते हैं या उसका सीने पे देख सकते हैं कि सांसें चलती है तो सीना ऊपर नीचे होता है, ये आपको देखना है।
तीसरी चीज होती है एबीसी, सी वाली चीज में होती है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन दस द पर्सन शो ए पल्स एट मेजर पल्सेस, यानी कि क्या व्यक्ति प्रमुख नाड़ी बिंदुओं पर नाड़ी दिखता है, यानी कहने का मतलब है कि उसकी नाड़ी को चेक करिए, यानी कि उसका नसों को चेक करके पता लगाया जा सकता है कि उसके अंदर जान बचा हुआ है कि नहीं। पहला तरीका एयरवे, यानी कि हवा आने अबाधित तरीके से आना चाहिए उसके पास। दूसरा है ब्रेथिंग, यानी कि वो सांस ले रहा है कि नहीं। तीसरा उसका सर्कुलेशन, पता है कि हमारी बॉडी में पूरी खून दौड़ती रहती है, जिसकी वजह से नसें, अगर आप यहाँ पे टच करेंगे ना हाथ की हथेली पे, तो क्या होगा, नसें टप 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 चलती रहती है। वो चीजें आपको चेक करना है। यहाँ की नसें भी चेक कर किया जाता है, जो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझिए। एयरवे, एयर का मतलब क्या व्यक्ति को पास उपलब्ध जो हवा है शुद्ध रूप से आ रहा है कि नहीं, आसपास भीड़ के वजह से हवा कम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि गर्मी भी बढ़ जाती है और आसपास का वातावरण भीड़ में देखते हैं ना, जब आप भीड़ में रहिएगा आपको ऑक्सीजन मतलब लेवल कम लगेगा, आप घबराएंगे कि जल्दी शुद्ध हवा है। जैसे कभी आप जनरल में सवारी करके गए होंगे, जनरल डिब्बा में, ट्रेन में, तो आपको वहां पे समझ में आएगा, लंबी दूरी तय करना है तो उसे बोलते हैं एयरवे। इफ समवन नॉट ब्रीथिंग क्लियर देयर एयरवे, अगर कोई सांस नहीं ले रहा है तो सबसे पहले भीड़ को इकट्ठा से हटाइए उसके आसपास, कि उसे शुद्ध हवा मिल पाए। दूसरा है ब्रेथिंग, इफ द एयरवे इज क्लियर, यानी कि जब उसका अबाधित तरीके से हवा आ रही है एंड दे स्टिल नॉट ब्रीथिंग, अगर वो सांसें नहीं ले रहा है, प्रोवाइड रेस्क्यू ब्रीथिंग, उसको कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। वो आगे मैं बताऊंगा कृत्रिम श्वसन कितने प्रकार का होता है। उसके बाद होता है सर्कुलेशन, अगले क्लास में जब भी वो आएगा हम आपको बताएंगे। सर्कुलेशन का मतलब पूरी बॉडी का संचरण हो रहा है कि नहीं खून का, तो यहाँ पे ये चीजें डिस्कस होगी। आगे देखिए, फर्स्ट एडर जो है प्राथमिक उपचारकर्ता को और क्या ध्यान रखना चाहिए, तो पीड़ित को हिलाने से बचना चाहिए। अब मान लीजिए कि वो पूरी तरह से पीड़ित जो है, पूरी तरह से मान के चलिए कि वो जल गया है और उसे हम इधर से उधर हिला रहे हैं, तो उसके शरीर पे क्या हो जाएगा, फोड़ा पड़ा होगा, फफोले पड़े होंगे, वो उसे और दर्द करेगा और उसको मौत का कारण बन सकता है। तो इसीलिए शुरू में बोला गया है सबसे पहले आकलन करें किसके वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, पीड़ित खतरे में आया है, ये चीजें आकलन करना है आपको। तो पीड़ित को बार बार इधर से उधर नहीं हिलाना चाहिए जब तक उसके खतरों की जानकारी ना हो, कि उसे चोट कहीं आई है, कहीं फफोले तो नहीं पड़े हैं, तभी हिलाइए। देखिए पीड़ित को तब तक हिलाने से बचे जब तक कि वह तत्काल खतरे में ना हो। पीड़ित की स्थानांतरित करने से अक्सर चोट लग सकती है, खासकर रीढ़ की हड्डी की चोटों के मामले में। रीढ़ की हड्डी अगर टूटी हुई है, आप उसे हिला रहे हैं, तो क्या होगा, दर्द बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला है, जब आपको पता चले आपकी बस का नहीं है तो तुरंत आपको किसे कॉल करना चाहिए। कॉल किसे करेंगे, आप चाहे तो इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसके मालिक का नंबर है तो उसे कॉल कर सकते हैं। हायर अथॉरिटी, आप मैनेजर को कॉल कर सकते हैं, अपने सुपरवाइजर को कॉल कर सकते हैं, या आग लगने की स्थिति में आप फायर ब्रिगेड को बुला सकते हैं, 101 पे कॉल कर सकते हैं, या चाइल्ड हेल्पलाइन की जहां बच्चों की जरूरत है वहां एम्बुलेंस के लिए आप कॉल कर सकते हैं 108 या 102 नंबर पे। पुलिस को आप बुला सकते हैं, किसी तरह की एक्सीडेंट हो जाती है तो 100 नंबर डायल करके। वुमेन्स के लिए कोई खतरा है तो 1090 पे कॉल कर सकते हैं। तो ये आपातकाल की स्थिति में आपको कॉल करके खबर दे देना है अपनी हायर अथॉरिटी को। तो ये चीजें भी आपको समझ में आ गया। कॉल करने का मतलब है आप मदद मांग रहे हैं, किसी को बताएंगे तो वो मदद के लिए आएंगे। मदद के लिए कॉल करें या किसी को जल्द से जल्द मदद के लिए कॉल करने के लिए कहें। यदि दुर्घटना स्थल पर अकेले हैं तो मदद के लिए पुकारने से पहले श्वास को स्थापित करने का प्रयास करें और पीड़ित को अकेला न छोड़े। जो भी पीड़ित है उसे छोड़कर मत जाए, उसके साथ रहे। अगली स्थिति आती है डिटरमाइन रिस्पॉन्सिवनेस। देखिए कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा है या चित्त अवस्था में पड़ा है तो उसे हिलाकर, उससे बोलकर आप लोग क्या कर सकते हैं, उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर सकते हैं। जैसे किसी का अगर होश होगा तो आप बोलेंगे, उसका नाम बोलेंगे तो क्या होगा, जगेगा। अगर बेहोश में होगा तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, यदि कोई व्यक्ति बेहोश है तो उसे धीरे धीरे से हिलाकर उसे बात करके उसे जगाने की कोशिश करें। उसे बोलें, नाम बोलें, उसका नाम पूछ सकते हैं क्या हुआ है, इसे मतलब हल्की सी, ज्यादा तेज नहीं हिलाना है ना। आगे देखिए और क्या ध्यान रखना है, तो यदि व्यक्ति अनुत्तरदायी रहता है
यानी कि कोई उत्तर नहीं दे रहा है, बेहोश पड़ा है, आप हिला रहे हैं, उससे आवाज दे रहे हैं, उसका नाम अगर नहीं ध्यान दे रहा है, उत्तर ही नहीं दे रहा है, तो ध्यान से उन्हें साइड रिकवरी पोजीशन पे रोल करके अपने वायु मार्ग को खोले। यानी कि उसके मुंह को खोले, या नाक अगर जाम है, मुंह जाम है। कभी कभी क्या होता है, जब हम बेहोश होते हैं ना, तो दांतें लग जाती है, ऐसे जीभ हो जाता है, तो उस समय उसकी मुंह को खोलकर जीभ अंदर करिए, और मतलब उसका नाक मुंह खोलिए कि उसे अंदर जाए। और उस स्थिति में सिर और गर्दन को एक साथ रखते हैं। सिर और गर्दन यानी कि स्थिति सीधी होनी चाहिए, ऐसे मुड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। दूसरा है, उनका सिर पकड़ते हुए सावधानी से उनकी पीठ पर रोल करें, यानी कि उसको सीधा सुलाए पीठ की तरफ से। ठुड्डी को ऊपर उठाकर वायु मार्ग को खोले, ऐसे करवाकर ना खोलना है। तो अगर उत्तर नहीं दे रहा है, तो उत्तर दिया तो ये सारी चीजें नहीं करना है। ये चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फर्स्ट एड से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, और मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। जैसा कि मैं बोला हूँ, क्लासें करने के बाद आपको 0 से एडवांस लेवल तक की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो कैंडिडेट एग्जाम की टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ ऑल कोर्सेज में आपका सभी तरह की कोर्सेज आपको मिल जाएगी। साथ में यदि आप ITI CBT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ITI CBT एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब दूसरा है, देखिए, अगर वो अभी मैंने बताया कि वो बेहोश अवस्था में है, तो उसे धीरे धीरे हिलाकर नाम बोलिए। अगर फिर भी नहीं जग रहा है, होश नहीं आ रही है, तो फिर आपको मैंने क्या बोला, उसको उसके सिर और गर्दन को सीधा करना है, उसके श्वास मार्ग को खोलना है। अब देखिए आगे, देखिए सांस लेने के संकेत को देखा, सुने और महसूस करें। ये जब मरीज ऐसे पड़ा रहता है, तो आपको कान लगाकर ध्यान लगाकर सुनना है कि सांस ले रहा है कि नहीं, ठीक है, महसूस करना है आपको कि सांस ले रहा है कि नहीं। पीड़ित की छाती को ऊपर उठाने और गिरने के लिए देखें, यानी कि जब सांसें चलती है ना, तो हमारी सीना क्या होता है, ऊपर नीचे चलता है, तो वो आपको पीड़ित की छाती को ऊपर उठने और गिरने के लिए देखना चाहिए, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। लिसन फॉर साउंड फॉर ब्रेथिंग, इफ द विक्टिम इज नॉट ब्रेथिंग सी द सेक्शन बिलो। अगर पीड़ित सांसें नहीं ले रहा है, तो नीचे दिए गए भाग को आपको देखना है, और ये चीजें आपको अपनाना है। पहला क्या दिया, अगर पीड़ित सांस ले रहा है लेकिन बेहोश है, तो सिर और गर्दन को शरीर से जोड़कर रखते हुए उन्हें अपनी तरफ घुमाएं, यानी कि आपको ऐसे घुमाना है अगर सांस नहीं ले रहा है। यह घुमा मुंह को बाहर निकालने में मदद करें, और जीभ या उल्टी को वायु मार्ग को अवरुद्ध करने से रोकें। अगर उल्टी किया हुआ है, मरीज बेहोश हो गया, चोट लगने से उल्टी होती है, तो उसे साफ करना है, और जीभ को अंदर की तरफ करना है, और सांस लेने में उसके हेल्प करना है। दूसरा तरीका क्या है, अगर सांस नहीं ले रहा है, तो पीड़ित का परिसंचरण की जांच करें। परिसंचरण जो मैं आपको बताया, उसकी नसों को चेक करना है कि नसें टप टप मार रही है कि नहीं, नसें चल रही है कि नहीं, ठीक है, नब्ज उसका चल रहा है कि नहीं। अगर नब्ज नहीं चल रहा है, तो CPR आपको करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। यहाँ पे देख लीजिए कैसे नब्ज चेक किया जा रहा है, यहाँ पे, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ भी चेक कर सकते हैं हाथ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, आवश्यकता अनुसार रक्तस्राव, आघात, अन्य समस्याओं का उपचार करें। अगर उसकी ब्लीडिंग हो रही, खून कहीं से कट गया है, बह रहा है, तो उसे आप पर क्या करना है, दबा कर रखना है, उसे खून बहने नहीं देना है, ठीक है। और तुरंत डॉक्टर को, देखिए प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ मतलब है कि जब एक्सीडेंट होता है, तो उसे तुरंत उपचार दिया जाए। पहले 30 मिनट को क्या कहते हैं, गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। एक्सीडेंट होने के बाद का 30 मिनट ना, एक्सीडेंट होने से 30 मिनट पहले नहीं। अगर मान लीजिए आपको पता चल जाता है, बहुत से लोग कंफ्यूजन होते हैं कि एक्सीडेंट होने से 30 मिनट पहले गोल्डन आवर, ये गलत है। अगर आपको पता चल जाएगा कि आपको 30 मिनट के बाद एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप काम बंद नहीं कर देंगे, आप कहीं सेफ जगह नहीं चले जाएंगे। किसी को एक्सीडेंट के बारे में पता नहीं होता है, कब उसके ऊपर खतरा आ जाए, ठीक है। अगर उसे पता होता है 30 मिनट, तो वो अपने आप को सावधान कर लेगा, तो वो गलत है। सही क्या है कि एक्सीडेंट होने के बाद का जो 30 मिनट होता है, उसे ही गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। अभी मैंने बताया स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को क्या हो रहा है, कहीं से कट गया है, तो उसे दबा कर, देखिए फिगर में मैं दिखाया हूं, दबाकर खून रोकने की कोशिश करें, उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करें, दबाव देकर आपको खून बंद करना है। दूसरा, सदमे का इलाज। किसी वजह से उसे शॉक हो गया है, शरीर से रक्त का प्रवाह में कमी की वजह से शॉक होता है। अक्सर शारीरिक और कभी कभी मनोवैज्ञानिक आघात के बाद भी क्या होता है, शॉक होते हैं, लोग सदमे में जाते हैं।
सदमे में व्यक्ति की त्वचा अक्सर कैसी होती है, बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है, बर्फ की जैसी ठंडी हो जाती है। यानी कि शरीर, सदमा जब होता है तो व्यक्ति का शरीर ठंडा होता है। वैसे नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होती है, लेकिन जब आदमी सदमे में आता है तो उसका होश उड़ जाता है, शरीर का रंग बदल जाता है, बॉडी ठंडी हो जाती है। ठीक है, व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, उसके मानसिक स्थिति बदल जाती है, चेहरे और होठों के आसपास की त्वचा का रंग पीला हो जाता है, अनुपचारित झटका आघात हो सकता है। जिस किसी को भी गंभीर चोट या जीवन धमकी की स्थिति का सामना करना पड़ा उसे सदमे का खतरा बोला जाता है। तो ये हो गया आपको। दूसरा है घुटन का शिकार। घुटन घुटन, जैसे आप कहीं रहते हैं तो आपको घुटन होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। इस स्थिति में घुटन, मिनटों में मौत हो सकता है आपका। स्थिति या मस्तिष्क की क्षति का कारण बन सकती है आपका क्या, घुटन, याद रखिएगा। अब है जले का इलाज। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जल गया है, ठीक है, तो पहले और दूसरे डिग्री जले को ठंडे पानी से डुबोकर आपको क्या करना चाहिए, उसे ठंडा करना चाहिए या फ्लश करके इलाज करने की कोशिश करनी चाहिए। क्रीम हो गया, मक्खन हो गया या अन्य मलहम का प्रयोग नहीं करना चाहिए जले पे। बहुत से लोग होते हैं जलता है तो तुरंत क्रीम लगाते हैं, मक्खन लगाते हैं या मलहम लगाते हैं, ऐसा नहीं करना है। पहले उसे ठंडे पानी में क्या करना चाहिए, डुबो कर रखना चाहिए। और फफोले ना फूटे, याद रखिए, उसके ऊपर फफोले नहीं फूटने चाहिए। बर्न को एक नम कपड़े से ढक देना चाहिए। अगर कहीं जल गया है तो नम कपड़ा यानी कि गीले कपड़े से उसे क्या करना चाहिए, ढकना चाहिए। जले हुए भाग से कपड़े और आभूषण हटा देना चाहिए। अगर कहीं जल गया है, मान लीजिए हाथी में जल गया, अंगूठी वगैरह पहने तो उसे निकाल देना चाहिए। आभूषण कोई पहने उसे निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई आभूषण पहने, कुछ पहने हुए तो बार बार वो से जले हुए पार्ट पे टच करेगा ना तो दर्द देगा, उसे इसलिए हटा देना चाहिए। लेकिन जले हुए कपड़ों को हटाने की कोशिश न करें जो जले हुए हैं। तुरंत अगर जला है कपड़ा तो उसे तुरंत नहीं हटाना चाहिए, उसे बुझा हुआ है तो वही छोड़ दीजिए ना, याद रखिएगा। तो ये हुआ जले का इलाज। अगला है मस्तिष्क घात का उपचार। कहीं से चोट आपके दिमाग पे लग गया यानी सर पे लग गया है, ऐसी स्थिति में यदि पीड़ित की सिर पर चोट लगी है तो कंसीव करने के लक्षण देखें। ठीक है, सामान्य लक्षण जैसे चोट है, भटकाव है या स्मृति हानि है या चक्कर आकर गिरा है तो सिर में चोट आया है या मतली हुई है या सुस्ती के बाद चेतना का नुकसान हुआ है, उस वजह से वो उसका मस्तिष्क घात हुआ है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, उसके बाद रीढ़ की हड्डी में चोट की शिकार का इलाज कैसे है। तो रीढ़ की हड्डी में चोट का संदेह है तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पीड़ित के सिर, गर्दन या पीठ को तब तक न हिलाएं जब तक वो तत्काल खतरे से बाहर ना हो। किसी भी तरह की एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे प्राथमिक चिकित्सा देना है और तुरंत अपने हायर अथॉरिटी को कॉल करना है, मेडिकल और डॉक्टर को बुला लेना है। अगला है सहायता आने तक पीड़ित के साथ रहना चाहिए। सभी को पता है कि जब पीड़ित को अकेले नहीं छोड़ना है और वहां पे शांति बनाकर रखना है और उसके हवा को खुला रखना है कि उसके पास हवा ताजी ताजी आता रहे, तब तक उसे अकेले नहीं छोड़ना है। अब देखिए बेहोशी की हालत में क्या करना है आपको। बेहोशी की हालत में आपको कुछ भी नहीं पता चलता कि क्या हुआ है, यानी कि आप बेहोशी का मतलब है आपका दिमाग तो काम करता है, सांसें भी चलती है, लेकिन आपको होश में नहीं रहते आप। उस दौरान आप बेहोश हो जाते हैं। काल और बाहरी उत्तेजना जवाब नहीं देती आपकी, लेकिन मूल हृदय श्वास है और परिसंचरण है, ये आपकी चलती रहती है, बरकरार रहती है, चलती रहती है। हो सकता है या विफल भी हो सकते हैं। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो मौत का कारण बन सकता है। बेहोश हुए हैं, आपका सांस चल रहा है, ठीक है, नब्ज परिसंचरण तंत्र चल रहा है तो ठीक है, लेकिन कभी कभी बेहोश होने के बाद ये चीजें बंद हो जाती है, सांसें बंद हो जाती है, उस स्थिति में क्या होता है, मौत हो सकता है, याद रखिएगा। अब आइए, कुछ चीजें हैं जो मस्तिष्क की समान गतिविधि में रुकावट के कारण स्थिति उत्पन्न होती है। कारण बहुत अधिक है, लेकिन उसमें से मैं कुछ आपको डिस्कस कर रहा हूं। पहला, मस्तिष्क की गतिविधि में रुकावट होती है तो आपको सदमे में जा सकते हैं, जिसे कार्डियोजेनिक या न्यूरोजेनिक कहते हैं। सिर में चोट आने से उसे हम लोग कंयूशन या कंप्रेशन कहते हैं, सिर में चोट आता है उसे। श्वास रोध को वायु मार्ग में रुकावट होने से, वायु मार्ग में रुकावट है, आपके पास ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा है, हवा आ ही नहीं रही है, घुटन होगा, श्वास में प्रॉब्लम होगी। अगला है शरीर की अत्यधिक तापमान होने से गर्मी ठंडा लगेगा आपको। कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा जिसे बोलते हैं। उसके बाद स्ट्रोक, खून की कमी से रक्तस्राव होगा।
निर्जलीकरण, दस्त या उल्टी होगा। आपके पास डिहाइड्रेशन का शिकार है तो आपको बार बार उल्टी होगी और दस्त होगा। मधुमेह, निम्न या उच्च शर्करा हो सकता है, आपको मधुमेह जिसे डायबिटीज कहते हैं। उसके बाद ये डायरेक्ट चीजें आपके मस्तिष्क पे असर डालता है और आपकी स्थिति बेहोश या खतरों में जा सकते हैं, मौत की स्थिति भी बन सकती है। रक्तचाप जो है बहुत कम या अधिक है तो उसे रक्तचाप ब्लड प्रेशर कहते हैं। शराब, नशीली दवाओं की अधिक खुराक लिए हुए तो भी आपको क्या स्थिति हो सकती है, मस्तिष्क पे असर पड़ता है। अगला देखिए, किसी व्यक्ति के बेहोश होने के बाद निम्नलिखित लक्षण को हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बेहोश है तो वो क्या है, कंफ्यूजन में है, इसके वजह से बेहोश हो सकता है। तंद्रा, ड्राउसीनेस है उसके अंदर तो सिर दर्द है तो बेहोश हो सकता है। अपने शरीर के कुछ हिस्से को बोलने या हिलाने में असमर्थ है यानी कि वो बेहोश है। हल्का सिर दर्द की वजह से भी लोग बेहोश होते हैं। आंत या मूत्रालय पर नियंत्रण का नुकसान हो जाता है, असंयम हो जाते हैं तो भी आपका बेहोश होना लाजिम है। तेजी से दिल का धड़कन धड़क रहा है तो भी बेहोश हो सकते हैं। स्टूपर यदि है तो भी आप बेहोश हो सकते हैं। अब देखिए, प्राथमिक चिकित्सा के दौरान आपको क्या क्या चीजें करनी है वो ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। पहला, आपातकालीन नंबर पे आपको क्या करना है, तुरंत कॉल करना है। जैसे पुलिस को कॉल करिए, एम्बुलेंस को कॉल करिए, अपने हायर अथॉरिटी को कॉल करिए। दूसरा है, व्यक्ति के वायु मार्ग, श्वास नाड़ी की बार बार जांच करते रहे। यदि आवश्यक हो तो बचाव श्वास या सीपीआर शुरू करना है आपको। तीसरा है, अगर व्यक्ति सांस ले रहा है और पीठ के बल लेटा हुआ है और रीढ़ की हड्डी की चोट लगने के बाद व्यक्ति को सावधानी से दूसरे साइड और रोल करे। शीर्ष पैर पर मोड़े ताकि कूल्हे और घुटने दोनों समकोण पर हों। वायु मार्ग को खुला रखने के लिए सिर को धीरे से पीछे की ओर झुकाए। यदि किसी भी समय सांस या नाड़ी रुक जाती है तो व्यक्ति को उसकी पीठ के बल लिटाए और सीपीआर शुरू करना है। आगे में आप लोगों को कई तरह की कृत्रिम श्वास दी जाती है, जिसे शेफर्ड विधि, लेबार्ड विधि, मुंह से मुंह श्वसन करते हैं, वो सभी हम डिटेल से क्लासेस ले रहे हैं तो आपको 0 से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे और ऐसा आपको क्लास कहीं नहीं मिलेगा। तो आप बिल्कुल गौर से पढ़िए, समझिए इन चीजों को। फर्स्ट एड के दौरान और क्या है, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने पर पीड़ित की स्थिति का सावधानी पूर्वक आकलन करना पड़ सकता है। यानी कि रीढ़ की हड्डी में चोट है तो उसे चोट को पहचानिए, कैसे चोट आया है। और चोट आने की वजह से लोग उल्टी करते हैं, यह ध्यान रखिएगा। यदि व्यक्ति उल्टी करता है तो पूरे शरीर को एक बार में एक तरफ घुमा लीजिए। रोल करते समय सिर और शरीर को एक ही स्थिति में रखने के लिए गर्दन और पीठ को सहारा दे। चिकित्सा सहायता आने तक व्यक्ति को गर्म रखें, यानी उसे कंबल वगैरह से ढककर रख सकते हैं। अगला है, देखिए, पीड़ित व्यक्ति को, शरीर को आपको क्या करना है, गर्म रखना है। इसके लिए आप कंबल उड़ा सकते हैं। और तुरंत यहाँ पे देखिए फोन कॉल मिलाया जा रहा है, यानी कि आपको तुरंत क्या करना है, आपातकाल को कॉल करना है। हायर अथॉरिटी, आपको मैनेजर को, सुपरवाइजर को, और आपको क्या करना है, एम्बुलेंस को कॉल करना है और उसे सही स्थिति के बारे में जानकारी देना है। बेहोश व्यक्ति को कोई भी खाना पीना नहीं देना चाहिए। व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बेहोश व्यक्ति के सिर के नीचे तकिया नहीं लगाना चाहिए। बेहोश व्यक्ति के चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारना चाहिए और नहीं चेहरे पर पानी छिड़कना चाहिए। छिड़क उसे पुनर्जीवित करने की प्रयास करना चाहिए। ये था। अब देखिए, बेहोश घायल व्यक्ति के निदान कैसे करेंगे। जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसका निदान कैसे होगा। सबसे पहले देखिए, वो बेहोश क्यों हुआ है। अधिक शराब पर विचार करें। अत्यधिक शराब पीने की वजह से आपको वो बेहोश हो सकता है, तो उसको पहचानिए। नहीं कि बेहोश पड़ा है तुरंत काल मिला दिए, वो पीकर एकदम टन है, बेचारा सो रहा है एकदम, तो पता चला आप सोच रहे हैं बेहोश, उसे फर्स्ट एड के लिए। तो पहचानिए उसको। कैसे पहचानेंगे, पीने के लक्षण को देखें, जैसे खाली बोतल वगैरह अगर पीकर फेंका है या शराब की गंध आ रही है तो समझ लीजिए वो शराब पीकर बेहोश पड़ा हुआ है। दूसरा, बेहोश होने का रीजन है, मिर्गी पर विचार करें। कंसाइडर इपिलेप्सी, क्या मुंह के चारों ओर लार या आमतौर पर अव्यवस्थित दृश्य जैसे हिंसक दौरे के संकेत को देखें कि। अगला है, बेहोश होने के लिए इंसुलिन के बारे में सोचें। बहुत से लोग इंसुलिन लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति को इंसुलिन या शाक सदमा पड़ सकता है इंसुलिन न मिलने की वजह से, तो भी बेहोश पड़ सकते हैं। अगला चीज, ड्रग के बारे में सोचे। कोई व्यक्ति मेडिसिन लेता है, उसके बारे में सोचे कि क्या वो समय से मेडिसिन लिया हुआ है, नहीं। अगर मेडिसिन वो समय से लिया हुआ है या कम खुराक लिया है या ओवर खुराक लिया है तो भी वो बेहोश हो सकता है। आघात पर विचार करना है, क्या व्यक्ति शारीरिक रूप से घायल है, वो ध्यान रखना है। संक्रमण के लक्षण को देखना है आपको। घाव के चारों ओर लालिमा, लाल धारियां, जहर के लक्षणों के लिए चारों ओर देखें।
यानी कि उसको देखे कि कहीं जहर वगैरह नहीं न खाया, गोलियों की खाली बोतल या सर्प दंश का घाव, यानी उसे देखे कि कोई जहरीली चीजें तो लिया नहीं है, या उसे सांप तो नहीं काटा, इसके वजह से बेहोश तो नहीं पड़ा है, मृत अवस्था में नहीं पड़ा है। ये चीजें आपको ध्यान देना है और निदान करना है इसको। चलिए इंग्लिश वाले आप लोग देख लीजिएगा। मनोवैज्ञानिक आघात की संभावना पर विचार करें, स्ट्रोक पर विचार करें, कहीं उसको झटका तो नहीं लगा है, खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए सदमे की स्थिति में तो नहीं है। आप जो निदान करते हैं उसके अनुसार इलाज करें, ये ध्यान रखना है। अगला चलिए देखते हैं, शॉक, सदमा। शरीर के तरल पदार्थ की गंभीर कमी से रक्तचाप में गिरावट आएगी, अंततः रक्त संचार बिगड़ जाएगा, जिसके वजह से व्यक्ति की अंग निर्देशित नहीं होगी और वो सदमे में जा सकता है। इसलिए रक्त को शरीर के बाहरी क्षेत्रों से दूर निर्देशित किया जाएगा, इससे पीड़ित पीला दिखाई देगा और त्वचा बर्फीली ठंडक महसूस करेगी। व्यक्ति सदमे में है, बेहोश घायल व्यक्ति का निदान करने का है कि वो सदमे में है तो उसका शरीर का रंग कैसा हो जाएगा, पीला पड़ने लगेगा और बॉडी एकदम ठंडी हो जाएगी, वो भी उसका बेहोश का कारण हो सकता है। तो ये था प्राथमिक चिकित्सा के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, लगा तो अपने दोस्तों को बताइए, और अधिक से अधिक आप एग्जाम की तैयारी के लिए आप सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लासें आप लोगों को रेगुलर मिलता रहेगा। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास हमारी क्या रहने वाली है, 6th क्लास रहेगी। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मेंस, यानी कि मुख्य जो विद्युत है उसके ऑपरेशनल मेथड को जानेंगे, कैसे चलता है, कैसे उस पर कंट्रोल पाएंगे। सेफ्टी चैप्टर है तो सेफ्टी में इलेक्ट्रिक से बहुत ज्यादा लोग घायल होते हैं, खतरों में आते हैं, आग लगती है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।